डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम केस कैडिंग स्टाइल शीट्स देखेंगे कि क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि CSS का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। हमें CSS या केस कैडिंग स्टाइल शीट्स किस लिए यूज़ करनी पड़ती हैं और हमें केस कैडिंग स्टाइल शीट से क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास केस कैडिंग स्टाइल शीट्स डिफ़ाइन करने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, जिनमें इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स हैं। तो हम देखेंगे कि हम अगर डिफरेंट टाइप्स की स्टाइल शीट्स डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं तो उसका क्या तरीका होगा। और फाइनली हम देखेंगे कि हमें अगर कोई स्टाइल डिफ़ाइन करना है तो उसके क्या रूल्स हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में HTML के बारे में पढ़ा था। जब हमने HTML स्टार्ट की तो उसका इंट्रोडक्शन में हमने ये बताया था कि जो HTML है बेसिकली वो एक वेब पेज का फ्रंट एंड या एक वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। हमारे पास HTML के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और लिंकिंग की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिन्हें यूज़ करके हम वेब पेज के कंटेंट्स को की फॉर्मेटिंग करते हैं और डॉक्यूमेंट्स को आपस में लिंक करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जब हम डॉक्यूमेंट्स को लिंक करते हैं तो जो वेब पेजेस होते हैं उसकी तादाद ग्रेजुअली बढ़ती रहती है। इवन आजकल के जो वेबसाइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेजेस के ऊपर कंसिस्ट करती हैं। इसी तरह से हमने देखा कि जब हम पेज बनाते हैं, वेब पेज किसी प्रॉपर लेआउट को फॉलो करके, तो उस हर वेब पेज के कुछ सेक्शंस होते हैं जो कि तमाम वेब पेजेस पे एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी वेब पेज में हेडर का पोर्शन जो है वो डिफ़ाइन करते हैं तो यूजुअली हमने जितने भी वेब पेजेस उस वेबसाइट के बनाने हैं उन तमाम वेब पेजेस में वो हेडर का सेक्शन जो है वो कंसिस्टेंट या एक ही रहेगा। इसी तरह से फुटर है या जो नेविगेशन सेक्शंस हम बनाते हैं वो तमाम पेजेस में कंसिस्टेंट रहते हैं। तो इस वजह से हमें फील होता है कि जैसे हम क्लिक करके किसी दूसरे पेज पे मूव करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जस्ट बॉडी के कंटेंट्स जो हैं वो चेंज हुए हैं और बाकी वेब पेज का स्ट्रक्चर जो है वही है जिस पेज से मूव हुए थे। अब अगर HTML को यूज़ करते हुए हम ये चाहते हैं कि तमाम वेब पेजेस का स्ट्रक्चर एक जैसा रहे तो हमारे पास ऑप्शन ये हो सकता है कि हम उस स्ट्रक्चर को मल्टीपल पेजेस पे कॉपी करते रहें और जो बॉडी का सेक्शन है उसके कंटेंट्स को चेंज कर लें। तो इस तरह से हम किसी हद तक एक दफ़ा लिखे हुए कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप अगर HTML का जो लिखने का मेथड है आप उसे देखें तो हम जब डिफरेंट टैग्स यूज़ करते हैं तो हर टैग के एट्रीब्यूट हमें बार बार जो है वो टाइप करने पड़ते हैं। अगर एक टैग जो है वो 50 टाइम्स यूज़ हुआ है एक वेब पेज के अंदर, फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने हेडिंग का टैग है वो मल्टीपल टाइम्स एक वेब पेज के अंदर यूज़ किया है, तो और हम ये चाह रहे हैं कि तमाम हेडिंग्स जो हैं वो एक जैसी ही रहें, तो हमें बार बार वही कोड जो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा या हमें वो कोड टाइप करना पड़ेगा। यहाँ तक तो ठीक है, हम कॉपी पेस्ट करके वो सिमिलर लुक रख सकते हैं। लेकिन इशू उस टाइम पे आता है जब हमें कोई माइनर सा चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, हमने हेडिंग 1 यूज़ किया लेकिन बाद में हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमें हेडिंग 2 यूज़ करना चाहिए था। अब अगर हमने 50 जगहों पे एक वेब पेज के अंदर हेडिंग का टैग यूज़ किया हुआ है तो हमें वो तमाम 50 के 50 टैग्स जो हैं
उन्हें चेंज करना पड़ेगा ताकि वो जो नया स्टाइल रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक हो जाए। अब इसी तरह से देखें, अगर हमारे पास उस वेबसाइट के अंदर 50 पेजेस हैं तो हर पेज के अंदर जाके हमें वो कोड जो है वो दोबारा चेंज करना पड़ेगा ताकि हम वेबसाइट की जो कंसिस्टेंसी है उसे मेंटेन कर सकें। इसी तरह से एक और एग्जांपल लें कि हमारे पास हेडर सेक्शन है, उसके अंदर हमने एक लोगो रखा हुआ है और वो तमाम HTML पेजेस के ऊपर वो लोगो जो है रिपीट हो रहा है हर एक पेज के अंदर। कुछ अरसे के बाद हमें हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम चाह रहे हैं कि ये लोगो हमने चेंज करना है। तो अगेन आपके पास वो तमाम ये एफर्ट दोबारा से करनी पड़ेगी कि आपने जो है वो लोगो जो है हर वेब पेज पे जाके आप चेंज करें। इसका एक चॉइस हो सकता है कि हम जो नया लोगो है उसे उसी नेम से जो है रिप्लेस कर लें जिस नेम से वो पहले वाला लोगो था। तो इस प्रॉब्लम को हम इस तरह से भी कॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक और एग्जांपल देखें कि हमारे पास लिंक्स हैं वेब पेजेस के ऊपर और लिंक का जो कलर है हमने वो चेंज करना है। तो अगेन आप देखेंगे जितने भी वेब पेजेस हैं और उन वेब पेजेस के ऊपर जितने भी लिंक्स हैं आपको हर जगह पे जाके वो चेंजेस करनी पड़ेंगे। तो जो प्रॉब्लम हमारे सामने आता है वो ये आता है कि हर वेब पेज के ऊपर कुछ बकेटेड कंटेंट्स होते हैं जो कि पूरी वेबसाइट के ऊपर जो है रिपीट हो रहे होते हैं। और हमारा टारगेट ये होता है कि हम वेबसाइट की एक कंसिस्टेंट लुक को मेंटेन करने के लिए उन तमाम पोर्शंस को एक जैसा रखें। अगर हमें इन एरियाज़ में कोई चेंजेस करनी पड़ रही हैं तो उसका तरीका अगर HTML में है तो वो ये है कि आपको हर जगह पे जाके हर पेज के ऊपर वो चेंजेस करनी पड़ेंगे। इस प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो केस कैडिंग स्टाइल शीट्स हैं। बेसिकली केस कैडिंग स्टाइल शीट्स जो हैं वो हमें दो तरह से फैसिलिटेट करती हैं। जो पहला तरीका होता है वो रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड है। हम स्टाइल शीट्स की अप्रोच जब यूज़ करते हैं तो हम एक जगह एक ख़ास पॉइंट के ऊपर स्टाइल डिफ़ाइन कर लेते हैं कि यहाँ पे लोगो होगा, ये लिंक्स हैं तो इनका कलर ये होगा, इनका फ़ॉन्ट ये होगा, अगर ये हेडिंग का टैग है तो उसका साइज़ इतना होगा, उसका फ़ॉन्ट फैमिली ये होगी, फ़ॉन्ट कलर ये होगा। हम एक सेंट्रल लोकेशन पे ये सारे स्टाइल्स डिफ़ाइन कर लेते हैं और फिर उन स्टाइल्स को हर वेब पेज के ऊपर हम इंक्लूड कर लेते हैं। अब अगर हमें कोई चेंज करना है तो जस्ट हम स्टाइल शीट जो है वहाँ पे जाके स्टाइल को चेंज करेंगे और वो ऑटोमेटिकली पूरे वेबसाइट पे वो चेंजेस आ जाएंगे। अब अगर आप कंपेयर करें जो अप्रोच पहले थी कि आपको हर पेज पे जाके हर दफ़ा हर पेज पे जाके और हर टैग को चेंज करना पड़ रहा था, उसके बजाय अब बड़ी सिंपल सी अप्रोच है कि आपने एक जगह जहाँ पे स्टाइल डिफ़ाइन किया हुआ है आप जाके वहीं पे चेंज करें एक टैग के अंदर, एक स्टाइल के अंदर, और वो ऑटोमेटिकली पूरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से स्टाइल शीट्स हमें बेनिफिट करती हैं और हम आने वाली स्लाइड्स में देखते हैं कि हम स्टाइल शीट्स को मज़ीद किस तरह से हमें फ़ायदा देती है। तो एक फ़ायदा तो हो गया रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। जो दूसरा बेनिफिट हमें मिलता है स्टाइल शीट्स का वो कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या लेआउट कंट्रोल करने के लिए। जो HTML की कैपेबिलिटी है उससे कुछ ज़्यादा हमें CSS कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से लेआउट को और फॉर्मेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल आप देखेंगे,
जब हमने बिल्कुल पहले लेक्चर में बॉडी का टैग पढ़ा था, तो बॉडी के टैग्स के एट्रीब्यूट में हमने बैकग्राउंड सेट किया था। अब क्या था कि बैकग्राउंड पिक्चर जो आप सेट कर रहे हैं उसका साइज़ जो है वो वेब पेज के साइज़ से कम है, तो ऑटोमेटिकली वो रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो हमारे पास जितना हमने पढ़ा था HTML में कोई ऐसा कंट्रोल नहीं था कि हम रिस्ट्रिक्ट कर सकें कि यार जितना वेब पेज का जितना इमेज साइज़ है वो रिपीट ना हो। तो हमें जो है CSS ये बेनिफिट देती, ये कैपेबिलिटी देती है कि हम इस तरह के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें। तो CSS हमें दो तरह से बेनिफिट करती है, एक रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड और प्लस जो है कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल्स। स्टाइल शीट्स या केस कैडिंग स्टाइल शीट्स या जिन्हें सिंपली हम CSS कहते हैं, वो हैकन ली ने 1994 में क्रिएट की और इस टाइम पे स्टाइल शीट्स जो हैं वो W3C स्टैंडर्ड हैं फॉर कंट्रोलिंग विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ वेब पेजेस। इसका मतलब ये है कि जो W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम है वो जो स्टैंडर्ड उन्होंने डिफाइन किया है उसके मुताबिक हमें जो वेब पेजेस हैं उनकी विजुअल प्रेजेंटेशन जो है उसे कंट्रोल करने के लिए केस कैडिंग स्टाइल शीट्स को यूज़ करना चाहिए। तो ये एक स्टैंडर्ड है जिसकी वजह से हमें CSS सीखना बहुत ज़रूरी है अगर हम प्रोफेशनली वेबसाइट्स डेवलप करना चाह रहे हैं। केस कैडिंग स्टाइल शीट्स आर पावरफुल मैकेनिज्म टू ऐड स्टाइल टू वेब डॉक्यूमेंट। अगेन हमने भी इस पे डिस्कस किया कि वो तमाम स्टाइल ऑप्शंस जो कि HTML में हमारे पास होती हैं प्लस बहुत सारी एक्स्ट्रा स्टाइल्स जो हैं वो CSS हमें प्रोवाइड करता है और उन स्टाइल्स की वजह से हम वेब पेजेस के लेआउट को ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इन्फोर्स स्टैंडर्ड्स एंड यूनिफॉर्मिटी। अगेन हमने ये देखा कि अगर आपने यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर रखना है पूरे वेबसाइट के अंदर जितने भी वेब पेजेस हैं तो CSS काफ़ी हेल्पफुल होती है इन्फोर्स करने के लिए कि तमाम पेजेस की लुक कंसिस्टेंट हो। इसी तरह से कुछ डायनामिक इफ़ेक्ट्स भी हम CSS के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल लें कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करते हैं और यूज़र के सामने वो सारे का सारा फॉर्म होता है। इसके अगेंस्ट अगर हम ये चाह रहे हैं कि यूज़र को एक फील्ड नज़र आए, वो जब उसे टाइप कर ले उसके बाद उसका फॉर्म का दूसरा पोर्शन नज़र आए, तो हमें CSS की प्रॉपर्टी है विजिबिलिटी को हम हिडन कर लें बाकी के जो फील्ड्स हैं और जैसे ही हम फर्स्ट फील्ड को यूज़र टाइप करता है, इनपुट प्रोवाइड करता है, उसके बाद हम उसकी विजिबिलिटी यूजिंग जावास्क्रिप्ट हम उसे ऑन कर लें तो हमें वो सेकंड पोर्शन उस टाइम पे नज़र आएगा। तो इस तरह बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जो डायनामिक इफेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिंक के ऊपर मूव किया, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है या वो ब्लिंक करना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे डायनामिक इफेक्ट्स जो हैं वो हमें CSS प्रोवाइड करता है। अब CSS बेसिकली काम कैसे करता है? हमने जब HTML स्टार्ट की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप कोई इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं तो हर इंस्ट्रक्शन का एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। फॉर एग्जांपल आप हेडिंग का इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं तो हेडिंग बेसिकली एक ब्लैक कलर का नॉर्मल साइज से बड़े साइज का टेक्स्ट होता है और वो बोल्ड होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये
हेडिंग के टैग का जो नॉर्मल बिहेवियर है। तो CSS में इस तरह से होता है कि हम इन तमाम टैग्स या एलिमेंट्स के लिए एक बिहेवियर डिफाइन कर लेते हैं या एक रूल डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद जब हम उस टैग को या एलिमेंट को यूज़ करते हैं वेब पेजेस के अंदर, तो अब वो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर के बजाय जो बिहेवियर हमने स्टाइल शीट में डिफ़ाइन किया है वो उस तरह से बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल आप एक रूल डिफ़ाइन कर लें कि हेडिंग जो है वो जब भी यूज़ होगी तो उसका कलर ब्लैक के बजाय रेड होगा। तो आप जब उस स्टाइल को इंक्लूड करवाएंगे अपने वेब पेज के अंदर, तो आप जब भी हेडिंग लिखेंगे तो वो बजाय अपने डिफ़ॉल्ट बिहेवियर के वो बिहेवियर अडॉप्ट करेगी जो कि आपने स्टाइल शीट के अंदर डिफ़ाइन किया हुआ है। हमने अभी तक देखा बेसिक कॉन्सेप्ट के स्टाइल शीट्स होती क्या हैं। अब हम देखते हैं कि इससे हमें क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। जो सबसे बेसिक एडवांटेज है वो ये है कि स्टाइल शीट्स हमारा टाइम सेव करती हैं। बिल्कुल क्लियर सी बात है कि जब आपको चेंजेस करनी है वो जाके आपको हर पेज पे और हर टैग के अंदर जाके चेंजेस करनी पड़ती हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ता है। इसी तरह से जब आप टैग्स को लिख रहे होते हैं तो हर टैग के अंदर आपको स्टाइल या एट्रीब्यूट्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो अगेन वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसके बजाय जब हम स्टाइल शीट्स को यूज़ करते हैं, हमने एक ही दफ़ा एक टैग के लिए रूल डिफ़ाइन कर लिया और जब भी यूज़ किया सिंपली हमने उस टैग को यूज़ किया और हमें कोई एट्रीब्यूट जो है वो टाइप नहीं करना पड़ा। इसी तरह से अगर कोई चेंज करना है तो हमने वो बस एक रूल के अंदर चेंज किया, वो ऑटोमेटिकली पूरी वेबसाइट के ऊपर वो चेंज जो है वो अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से जब हम CSS को यूज़ करते हैं तो हम बहुत सारा टाइम सेव करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंजेस। अगेन जो सेकंड बेनिफिट है वो इजी टू चेंज। हम इसे देख चुके हैं कि किस तरह से चेंजेस को CSS बहुत आसान बना देता है। थर्ड बेनिफिट कीप कंसिस्टेंसी। अगेन हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि अपने वेब पेजेस की फील को कंसिस्टेंट रखने के लिए CSS कैसे यूज़फुल होता है। गिव यू मोर कंट्रोल ओवर लेआउट। इस बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो बेसिक HTML के कंट्रोल एट्रीब्यूट्स थे, CSS हमें मज़ीद कुछ एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम लेआउट को ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और जब हम स्टाइल शीट को या स्टाइल्स को यूज़ करते हैं विद जावास्क्रिप्ट, तो हम बहुत सारे डायनामिक इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ऐड करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। ये भी एक बेनिफिट है CSS का। जो फाइनल अगर हम देखें तो मेक इट इजी टू क्रिएट अ कॉमन फॉर्मेट फॉर ऑल द वेब पेजेस। अगेन ये कंसिस्टेंसी के सेंस में आप देखें तो हम तमाम जो टैग्स हैं उनके लिए जो है कॉमन फॉर्मेट डिफ़ाइन कर सकते हैं यूजिंग CSS। अभी तक के लेक्चर में हमने देखा कि स्टाइल शीट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और स्टाइल शीट्स हमें किस तरह से बेनिफिट करती हैं। आइए अब हम देखते हैं कि स्टाइल शीट्स कैसे लिखी जाती हैं। इट मीन्स कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं कि हम स्टाइल जो है वो कहाँ डिफ़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली जब हम स्टाइल शीट्स की टाइप्स डिफ़ाइन करते हैं तो बेसिकली हम ये डिफ़ाइन करते हैं उस स्टाइल्स के स्कोप के ऊपर। यानी एक स्टाइल आपने डिफ़ाइन किया है तो वो एक वेबसाइट के कितने पोर्शन के ऊपर अप्लाई होगा। तो इस बेस के ऊपर हम जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं स्टाइल शीट्स की,
उनमें से जो फर्स्ट है वो इनलाइन स्टाइल्स हैं। इसके अलावा एम्बेडेड या इंटरनल स्टाइल्स भी यूज़ होते हैं, और फाइनली जो है वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स भी यूज़ होती हैं। तो बेसिकली हमारे पास स्टाइल डिफ़ाइन करने के 3 तरीके हैं, और ये जो तरीके हैं स्टाइल डिफ़ाइन करने के, ये उन स्टाइल्स की लिमिट्स की बेस के ऊपर हमने ये कैटेगरीज बनाई हैं। तो आइए हम वन बाय वन देखते हैं कि ये डिफरेंट मेथड्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास वो इनलाइन स्टाइल्स हैं। बेसिकली इनलाइन स्टाइल आप टैग लेवल का स्टाइल डिफ़ाइन करें। इट मीन्स कि आपने किसी स्पेसिफिक टैग के लिए एक स्टाइल डिफ़ाइन करना है, तो हम इस स्टाइल को इनलाइन स्टाइल कहते हैं। अगर आप इसे कंपेयर करें HTML के साथ, तो जिस तरह हमने एक हेडिंग लिखी, उसके कुछ एट्रीब्यूट सेट किए, तो वो उस टैग हेडिंग के सिर्फ उसी टैग या इंस्टेंस के लिए वो एप्लीकेबल होंगे। तो इसी तरह से जब हम इनलाइन स्टाइल डिफ़ाइन करते हैं, तो आपको जिस टैग के अंदर आपने डिफ़ाइन किया है वो उसी पे अप्लाई होगा। और अगर आपने वही टैग जो है वो दोबारा से कहीं पे यूज़ किया है, तो आपको वो स्टाइल जो है वो दोबारा से डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो ये ऑलमोस्ट वही तरीका है जो कि हम HTML के अंदर डिफ़ाइन करते थे हर टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स। तो इसी तरह से अब इनलाइन स्टाइल्स की सूरत में अब हर टैग के अंदर स्टाइल डिफ़ाइन कर देंगे। तो अगेन जो इश्यूज़ हैं वो एट्रीब्यूट्स या HTML के केस में वो सारे के सारे एसोसिएटेड हैं इनलाइन स्टाइल्स के साथ भी। तो हमें इनलाइन स्टाइल उस टाइम पे यूज़ करना चाहिए जब हम किसी वेब पेज के कोई स्पेसिफिक टैग है, उसके लिए हम कोई स्पेशल स्टाइल डिफ़ाइन कर रहे हैं, और हमें ये पता है कि हमने ये स्टाइल जो है वो दोबारा कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं करना। तो इस केस में हम टैग लेवल का स्टाइल डिफ़ाइन कर लेते हैं। अगर आप देखें कि इन लाइन स्टाइल से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, तो रीयूजेबिलिटी की सेंस में हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता इन लाइन स्टाइल से, क्योंकि आप उस कोड को रीयूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो दूसरा बेनिफिट था CSS का, कि हमें कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल्स हैं जो कि HTML के अंदर नहीं थे, तो हम इनलाइन स्टाइल्स के थ्रू उन कंट्रोल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इनलाइन स्टाइल्स के बेनिफिट्स की बात करें, तो रीयूजेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन जो कंट्रोल है हमारा किसी टैग के बिहेवियर को कंट्रोल करने का, वो बढ़ जाता है। अगर हमने इनलाइन स्टाइल डिफ़ाइन करना है, इट मीन्स कि हमने किसी टैग के अंदर कोई स्टाइल डिफ़ाइन करना है, तो इसके लिए हमारे पास स्टाइल का एट्रीब्यूट होता है। स्टाइल का एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं, और उसके अंदर जो भी हमारे पास स्टाइल्स अवेलेबल हैं, हम या प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं, हम उन्हें यूज़ करते हैं, और वो स्टाइल जो है उस स्पेसिफिक इंस्टेंस के लिए अप्लाई हो जाता है। आप एक एग्जांपल देखें। इस एग्जांपल में हेडिंग 1 का टैग यूज़ किया है, उसमें बाद हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ किया है, और स्टाइल के एट्रीब्यूट में आप देखेंगे हमने कलर जो है वो रेड सेट किया है, और फॉन्ट फैमिली जो है वो सैंस सेरिफ, और उसके बाद हमने स्टाइल का जो एट्रीब्यूट है उसे क्लोज कर दिया, और इसके बाद हमने टेक्स्ट लिखा जो कि हमें हेडिंग 1 में चाहिए था, और उसके बाद हेडिंग 1 का टैग क्लोज हो गया। आप देखें कि ये फॉर्मेट जो है लिखने का, प्रॉपर्टीज़ को ये हम बाद में आने वाले लेक्चर में डिटेल में देखेंगे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ को लिखने का क्या तरीका होता है।
लेकिन अब ये चीज़ देखें कि हमने इनलाइन स्टाइल डिफ़ाइन कैसे किया। तो अब ये H1 के सिर्फ इसी टैग के लिए ये अप्लाई होगा। अगर आप H1 का कोई और टैग लिखते हैं और वहाँ अभी आप स्टाइल जो है वो चेंज करना यही वाला स्टाइल जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आपको दोबारा से ये स्टाइल उस टैग के अंदर भी लिखना पड़ेगा। हमारे पास ये एग्जांपल देखें आप। अगेन इस एग्जांपल में हमने H1 का जो टैग है उसे हमने स्टाइल किया है। आप देखें कि इसमें हमने बॉडी के जो पोर्शन है उसमें सबसे पहले एक हेडिंग डिफाइन की है H1, और उसमें हमने लिखा दिस हेडिंग इज़ नॉट स्टाइल्ड। एक नॉर्मल हेडिंग है जो कि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर में आपको डिस्प्ले होगी। उसके बाद जो सेकंड हेडिंग है और जो हाईलाइटेड पोर्शन है इस स्लाइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, इसमें हमने स्टाइल डिफ़ाइन किया है, और ये स्टाइल सबसे पहले हेडिंग का कलर या टेक्स्ट कलर चेंज कर रहा है, और इसके अलावा जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसे सेट कर रहा है। और उसके बाद हमने हेडिंग का टेक्स्ट लिखा दिस हेडिंग इज़ स्टाइल्ड विद CSS, और उसके बाद हमने H1 को क्लोज़ कर दिया। अब आप इस एग्जांपल में देखेंगे हमने दो हेडिंग्स हेडिंग 1 के दो टैग्स जो हैं, दो इंस्टेंसेस जो हैं वो हमने यूज़ किए हैं। जो पहला इंस्टेंस है उसमें हमने कोई स्टाइल अप्लाई नहीं किया और वो नॉर्मल तरीके में आपको नज़र आएगा, लेकिन जो सेकंड इंस्टेंस है उसमें हमने कलर और जो फ़ॉन्ट साइज़ है उन्हें हमने स्टाइल किया है यूजिंग इनलाइन स्टाइल। अगर हम इस कोड की आउटपुट देखें तो आपको एक हेडिंग नज़र आएगी जो कि किसी स्टाइल के बगैर अपना नॉर्मल HTML का हेडिंग है, और इसी तरह से आपको जो दूसरी हेडिंग नज़र आ रही है वो हमने CSS के साथ हमने उसे स्टाइल किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इनलाइन स्टाइल होता है वो हम टैग के अंदर डिफ़ाइन करते हैं, और वो स्टाइल जो है वो जस्ट उसी टैग पे अप्लाई होता है। और अगर हमने दोबारा से उसी टैग के लिए स्टाइल डिफ़ाइन करना है तो हमें दोबारा से वो स्टाइल जो है वो दोबारा से लिखना पड़ेगा उस टैग के अंदर भी। जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास स्टाइल को डिफ़ाइन करने की, वो इंटरनल स्टाइल्स हैं। बेसिकली जब हम इंटरनल स्टाइल के थ्रू स्टाइल्स डिफ़ाइन करते हैं तो वो पूरे वेब पेज के ऊपर अप्लाई होता है। हम इंटरनल स्टाइल के अंदर यूजुअली हेड सेक्शन के अंदर एक स्टाइल का ब्लॉक बना लेते हैं और उसके अंदर हम टैग्स के लिए स्टाइल डिफ़ाइन कर लेते हैं। अब हम उस वेब पेज के अंदर जब भी उस टैग को यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वही स्टाइल अडॉप्ट कर लेगा जो कि हमने स्टाइल के ब्लॉक के अंदर डिफ़ाइन किया है। तो हमें इंटरनल स्टाइल जो है उस टाइम पे यूज़ करना चाहिए जब हम एक वेब पेज के लिए जो है एक सिमिलर या कंसिस्टेंट स्टाइल डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं। अगर एग्जांपल देखें आप तो हेड सेक्शन के अंदर हम स्टाइल का एक स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग यूज़ करते हैं, और इस ब्लॉक के अंदर हमने स्टाइल डिफ़ाइन करने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वही हेडिंग 1 का जो टैग है उसके लिए स्टाइल डिफ़ाइन करें, उसका कलर सेट करें और उसका फ़ॉन्ट फैमिली सेट करें, तो अब इस वेब पेज के अंदर हम जब भी हेडिंग 1 का टैग यूज़ करेंगे तो उसका जो बिहेवियर होगा वो डिफ़ॉल्ट H1 के टैग के बजाय उस तरह से बिहेव करेगा जैसा कि हमने स्टाइल के ब्लॉक के अंदर डिफ़ाइन किया है। इस स्लाइड के ऊपर आप एग्जांपल देखें जिसमें हमने इंटरनल स्टाइल डिफ़ाइन किया है। अगर आप इस स्लाइड का हाईलाइटेड कोड देखें तो इसमें एक सबसे पहले एक स्टाइल का ब्लॉक जो है वो हेड सेक्शन के अंदर हमने स्टार्ट किया है। इसके बाद हमने वो टैग जिसे हमने स्टाइल किया है वो लिखा है जैसा कि H1 का टैग है।
इसके बाद हमने इस टैग का कलर सेटिंग की, फिर फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करेगा हमने वो सेट किया, और इसी तरह से हमने जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो सेट किया, और उसके बाद हमने स्टाइल ब्लॉक को क्लोज़ कर दिया। तो बेसिकली इस इंटरनल स्टाइल में हमने H1 के टैग को स्टाइल किया। अब आप बॉडी के टैग के अंदर देखें कि हमने सिंपली H1 का टैग यूज़ किया। तो अगर हम इसकी आउटपुट देखते हैं तो आप देखें कि हमने जस्ट H1 का टैग लिखा था, लेकिन वो जब आउटपुट दिखा रहा है अपनी, तो वो नॉर्मल बिहेवियर के अगेंस्ट जो स्टाइल हमने डिफ़ाइन किया है उस स्टाइल के मुताबिक आउटपुट दिखा रहा है। तो इस तरह से आप देखें कि जब हम इंटरनल स्टाइल या एम्बेडेड स्टाइल यूज़ करते हैं तो उसका स्कोप पूरा वेब पेज होता है, और हमें जो है जो CSS के बेनिफिट्स हैं यानी रीयूजेबिलिटी को ऑफ कोड और जो है एक्स्ट्रा कंट्रोल्स, वो दोनों बेनिफिट्स एक वेब पेज लेवल पे हमें मिलते हैं। जो थर्ड ऑप्शन था हमारे पास स्टाइल डिफ़ाइन करने का, वो एक्सटर्नल स्टाइल्स हैं। एक्सटर्नल स्टाइल्स में बेसिकली हम एक स्टाइल की फ़ाइल क्रिएट करते हैं, और उस फाइल के अंदर हम जितने भी स्टाइल्स हैं वो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। अब हमने जब स्टाइल को यूज़ करना है तो हम जितने भी वेब पेजेस हैं उन तमाम वेब पेजेस के अंदर हम उस स्टाइल शीट को इंक्लूड करवा लेते हैं, और ऑटोमेटिकली वो स्टाइल जो है वो उन तमाम एलिमेंट्स या टैग्स के ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो अगर हम बात करें एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स की, तो बेसिकली इसका स्कोप जो होता है वो एक फुल वेबसाइट होती है। हमने जस्ट करना यह है कि एक CSS स्टाइल फाइल जो है वो हमने डिफ़ाइन की, और उस फाइल के अंदर हमने सारे स्टाइल्स जो है वो डिफ़ाइन कर दिए, और हर वेब पेज के ऊपर हमने उस स्टाइल शीट को इंक्लूड करवा लिया। तो इस तरह से वो पूरी वेबसाइट लेवल के ऊपर हम उस कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स को उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें पूरे पूरी वेबसाइट के लिए कोई स्टाइल डिफ़ाइन करना हो। अब जब आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट को डिफ़ाइन करेंगे तो इसके लिए सबसे हम एक ब्लैंक नोट पैड की फ़ाइल ओपन करते हैं। कोई एडवांस एडिटर्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है हम उससे नोट पैड यूज़ करते हैं। उस नोट पैड फाइल के अंदर हम जो है वो स्टाइल डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम H1 के लिए स्टाइल डिफ़ाइन करते हैं कि कलर और उसका फ़ॉन्ट फैमिली जो है हमने सेट किया। अब इसमें देखिए आप कि जब हम सेपरेट या एक्सटर्नल स्टाइल शीट डिफ़ाइन करते हैं तो हमें स्टाइल का कोई टैग यूज़ नहीं करना। जस्ट आपने फर्स्ट लाइन से टाइप करना शुरू किया तो आपने सिंपली स्टाइल ही डिफ़ाइन करना है, स्टाइल का टैग यूज़ नहीं करना। आप इस फाइल को .css एक्सटेंशन के साथ सेव कर लेंगे, जो कि एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट फाइल होगी। तो इस तरह से हमने एक CSS फाइल क्रिएट की, और उस फाइल में जस्ट हमने एलिमेंट्स को स्टाइल किए। अब जिस वेब पेज के अंदर हमने स्टाइल शीट को इंक्लूड करवाना है, हमने वो पेज ओपन किया, वो HTML फाइल जिसके अंदर कुछ कोड पहले से लिखा हुआ होगा, कंटेंट्स उसमें लिखे हुए हैं। आपने हेड और हेड सेक्शन जो है, स्टार्टिंग हेड टैग और क्लोजिंग हेड टैग के बीच में हम लोग उस स्टाइल शीट को जो हमने डिफ़ाइन किया था उसे इंक्लूड करवा लेंगे। अब इंक्लूड करवाने के लिए हमारे पास जो HTML का टैग है वो लिंक का टैग है। लिंक का टैग हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इसका एट्रीब्यूट है href का। href के एट्रीब्यूट में बेसिकली ही हम
बताते हैं कि हमने कौन सी फाइल इंक्लूड करवानी है। उसके बाद रिलेशन का एट्रीब्यूट है। रिलेशन में हम ये बताते हैं कि ये जो फाइल हम इंक्लूड करवा रहे हैं इसका रिलेशन स्टाइल शीट का है। उसके बाद थर्ड जो होता है हमारे पास एट्रीब्यूट वो टाइप का होता है, और टाइप में हम बताते हैं कि हमारा ये टेक्स्ट स्लैश CSS टाइप है इस फाइल की। तो इस तरह से हमने हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल शीट को इंक्लूड करवा लिया। अब देखिए आपके जब हम स्टाइल शीट को इंक्लूड करवाते हैं तो स्टाइल शीट और वेब पेज दोनों एक ही फोल्डर के अंदर होने चाहिए, ताकि जस्ट आप उसे जब URL लिखें तो आप उस स्टाइल शीट का जस्ट नेम लिखेंगे। अदरवाइज आपको स्टाइल शीट का पाथ जो देना पड़ेगा, जो कि हमने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि आप पाथ कैसे डिफाइन करते हैं। आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें आप देखेंगे हमने एक ब्लैंक नोटपैड की फाइल है, इसमें हमने H1 को स्टाइल किया है। अगेन आप देखेंगे इस स्टाइल में हमने जस्ट स्टाइल को डिक्लेयर किया है, हमने कोई स्टाइल का टैग यूज़ नहीं किया। हम इस फाइल को mystyle.css के नाम से सेव कर लेते हैं। इसके बाद हमने एक HTML फाइल ओपन की और हेड सेक्शन के अंदर हमने उस स्टाइल शीट को जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा उसे हमने इंक्लूड करवा लिया। इंक्लूड करवाने का कोड आप देखें कि लिंक हेड सेक्शन के अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है, लिंक का टैग है, और उसके बाद हमने href एट्रीब्यूट के अंदर mystyle.css यानी वो नेम जो कि हमने अपने प्रीवियस स्लाइड वाले स्टाइल शीट को दिया था वो नेम हमने लिखा। इसके बाद रिलेशन और टाइप के एट्रीब्यूट्स हमने सेट किए। इसके बाद आप देखेंगे जब हम बॉडी सेक्शन के अंदर H1 का टैग यूज़ कर रहे हैं तो हमने कोई जो है एक्स्ट्रा स्टाइल डिफाइन नहीं किया H1 के लिए, हमने सिंपली H1 लिखा। और जब आप इसकी आउटपुट देखेंगे तो आप देखेंगे अब जो नॉर्मल स्टाइल है बिहेवियर है H1 टैग का, उसके अगेंस्ट जो स्टाइल हमने स्टाइल शीट में डिफाइन किया था उस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट की वर्किंग को अगर देखें तो एक्सटर्नल स्टाइल्स जो हैं वो पूरी वेबसाइट पे अप्लाई होते हैं। हमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो रीयूजेबिलिटी वेबसाइट लेवल पे हमें बेनिफिट मिलता है, और अगेन जो एक्स्ट्रा कंट्रोल्स हैं उन्हें हम यूटिलाइज कर सकते हैं लेआउट को कंट्रोल करने के लिए। हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर तीनों तरह के स्टाइल लिखने के ऑप्शंस देखे, टैग लेवल पे, पेज लेवल पे या और वेबसाइट लेवल के स्टाइल्स। तो हमें इन स्टाइल्स को कैसे यूज़ करना है? जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि व्हेन एवर पॉसिबल प्लेस योर स्टाइल इन एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स। इट मीन्स के जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स हैं उसे यूज़ करना हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है। अब यूजुअली होता यह है कि हम जब वेबसाइट डेवलप करते हैं तो हम इस तरह से करते हैं कि एक ग्लोबल स्टाइल शीट डिफाइन कर लेते हैं जिसमें वो तमाम वेब पेजेस के जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें हम सेट कर लेते हैं, जो कि तमाम वेब पेजेस पे कंसिस्टेंट रहते हैं। इसी तरह अगर हम किसी स्पेसिफिक पेज के लिए हमें कोई स्टाइल चाहिए जो कि सिर्फ उसी पेज पे अप्लाई होना है, तो उसके लिए हम सेक्शन लेवल के CSS भी बना सकते हैं या पेज लेवल की CSS भी डिफाइन कर सकते हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम टैग लेवल के स्टाइल्स को या इनलाइन स्टाइल्स को अवॉइड करें। तो इस तरह से अगर हम स्टाइल शीट का यूजेज कुछ स्ट्रेटजीज देखें
तो हमें वेबसाइट लेवल के जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें हम एक्सटर्नल स्टाइल में शीट में डिफ़ाइन कर लेना चाहिए। जो पेज स्पेसिफिक स्टाइल्स हैं उसके लिए हमें जो है इंटरनल स्टाइल या इवन सेपरेट स्टाइल शीट्स भी डिफ़ाइन की जा सकती हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इनलाइन स्टाइल्स को अवॉइड करें। अभी तक के लेक्चर में हमने ये देखा है कि CSS किस तरह से हमें बेनिफिट करती है, और सेकेंडली हमने ये देखा कि CSS लिखने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि जो स्टाइल शीट होती हैं बेसिकली वो इस तरह से काम करती हैं कि हमें टैग्स या एलिमेंट्स के लिए रूल्स डिफ़ाइन करने होते हैं। जब हम रूल की बात करते हैं तो बेसिकली रूल जो है वो कंट्रोल करता है उस टैग के बिहेवियर को। इट मीन्स के जो उस टैग का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसके बजाय आप अपनी मर्ज़ी का बिहेवियर उस टैग के लिए डिफ़ाइन कर लेते हैं। हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी देखा कि जो किसी टैग का फॉर एग्जांपल H1 का बिहेवियर है कि उसने ब्लैक कलर में लेफ़्ट अलाइंड और बोल्ड टेक्स्ट होना है। आप जब स्टाइल शीट के अंदर डिफ़ाइन कर लेते हैं उसके लिए स्टाइल, तो वो अपने डिफ़ॉल्ट बिहेवियर के बजाय वही स्टाइल अडॉप्ट कर लेता है जो कि हमने डिफ़ाइन किया है। तो बेसिकली जब हम स्टाइल शीट लिखते हैं तो हमने टैग्स और एलिमेंट्स के लिए हमने रूल डिफ़ाइन करना होता है। आइए अब हम देखते हैं कि हम एक रूल कैसे डिफ़ाइन करते हैं। बेसिकली जब हम रूल डिफ़ाइन करते हैं तो हमारे पास उसके दो मेजर पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो सिलेक्टर एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स द डिक्लेरेशन अप्लाइज टू। इट मीन्स के HTML का कोई एलिमेंट टैग जिसके लिए हम कोई स्टाइल डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, उस एलिमेंट को हम सिलेक्टर कहते हैं। डिक्लेरेशन हाउ द एलिमेंट्स रेफर्ड टू इन द सिलेक्टर शुड बी स्टाइल्ड। इट मीन्स के इस पोर्शन में हम वो स्टाइल डिफ़ाइन करते हैं उस एलिमेंट के लिए जिसे हमने सिलेक्टर के पोर्शन में सिलेक्ट किया होता है। अब अगर आप स्टाइल डिक्लेरेशन को देखें तो हमारे पास डिक्लेरेशन के दो सब पार्ट्स होते हैं। एक प्रॉपर्टी विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट, के हमने जो सिलेक्टेड एलिमेंट है उसके किस प्रॉपर्टी को स्टाइल कर रहे हैं, एंड पॉसिबल वैल्यू। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें, आप इस डायग्राम में देखें तो हम H1 का टैग है, हमने उसके कलर को ब्लू सेट किया है स्टाइल के अंदर। तो जो H1 है बेसिकली वो HTML एलिमेंट है जिसके ऊपर हमने स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं। तो H1 हमारा सिलेक्टर हो गया, और जो स्टाइल हमने डिफ़ाइन किया है वो हमारा डिक्लेरेशन हो गई। अब डिक्लेरेशन के पार्ट में आप देखें कि हमने H1 के कलर की प्रॉपर्टी चेंज की है, तो कलर जो है वो प्रॉपर्टी बन गया, और उसे जो वैल्यू साइन की है वो उसका सेकंड पार्ट या वैल्यू आ गया। तो इस तरह से जब हम रूल डिफ़ाइन करते हैं तो हमारे पास जो है हम सबसे पहले एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमने उसकी इस एलिमेंट की किस किस प्रॉपर्टी को चेंज करना है, और उसे कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जिसे हम असाइन कर सकते हैं। अब आप वैल्यू साइन करते हुए देखेंगे हमारे पास कॉलन सिंबल जो है वो यूज़ होता है इक्वल के बजाय। तो ये CSS का सिंटैक्स है कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी को कोई वैल्यू साइन करेंगे
तो इक्वल के बजाय एक कॉलन का सिंबल यूज़ करेंगे। जब वो प्रॉपर्टी को वैल्यू साइन हो जाती है तो फिर आप सेमी कॉलन यूज़ करेंगे, और सेमी कॉलन के बाद आप मज़ीद अगर कोई प्रॉपर्टी चेंज करना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। अगर हम इस रूल को देखें तो बेसिकली हम जब भी CSS स्टाइल डिफ़ाइन करेंगे तो बेसिकली हमें जो सीखना है वो ये सीखना है कि किसी एलिमेंट के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और हर प्रॉपर्टी के लिए कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो बेसिकली जो CSS है ये भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये भी मेमोरी बेस्ड लैंग्वेज है। आप प्रॉपर्टीज़ को मेमोराइज़ कर लें और जहाँ पे आपको कोई प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो आप जस्ट उन इंस्ट्रक्शंस को यूज़ कर लें। अगर हम प्रीवियस एग्जांपल्स को देखें, फॉर एग्जांपल हमने एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाई और उस स्टाइल में हमने हेडिंग 1 का जो टैग है उसे स्टाइल किया। अब जब हम यूज़ करते हैं बॉडी के टैग के अंदर, तो हम जब भी हेडिंग 1 का टैग यूज़ करेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर के अलावा वो बिहेवियर अडॉप्ट करेगा जो कि हमने स्टाइल के अंदर डिफ़ाइन किया है। अब इस सिनेरियो में जो सबसे बड़ा इशू आता है वो ये है कि अगर हम चाहते हैं कि एक हेडिंग का स्टाइल ये हो, वही टैग जब हम दोबारा से शुरू करें तो उसका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट हो। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हमने पैराग्राफ के लिए स्टाइल डिफ़ाइन किया कि टेक्स्ट कलर जो है वो ब्लैक होगा और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो फॉर एग्जांपल हम 15 पिक्सल्स लिख लेते हैं। अब जब भी हम पैराग्राफ का टैग यूज़ करेंगे, P का टैग यूज़ करेंगे, तो वो वही स्टाइल अडॉप्ट करेगा जो कि हमने स्टाइल शीट के अंदर डिफ़ाइन किया है। हमारा रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल ये है कि हम चाह रहे हैं कि डिफरेंट पैराग्राफ्स जो हैं वो डिफरेंट वे में स्टाइल हों, यानी हम P का टैग यूज़ करें लेकिन जो है कभी उसका स्टाइल रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ डिफरेंट हो, और जब हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए तो उसका स्टाइल डिफरेंट हो जाए। आप एक एग्जांपल अगर देखें कि हम एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं जिसमें क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। अब पहला पैराग्राफ जो है उसमें क्वेश्चन लिखा जाता है और दूसरा पैराग्राफ जो है आप उसमें आंसर लिखना चाह रहे हैं। अब हम ये है कि हम चाहते हैं कि जो क्वेश्चन वाला पैराग्राफ है उसका टेक्स्ट कलर तो ब्लैक हो, लेकिन जो आंसर वाला पैराग्राफ है उसका टेक्स्ट कलर ग्रीन हो। अगर हम स्टाइल शीट्स को यूज़ करते हैं, हम पैराग्राफ के लिए स्टाइल डिफ़ाइन करते हैं, तो वो तमाम पैराग्राफ्स में कंसिस्टेंट होगा। मतलब आपने जो P के टैग में कलर डिफ़ाइन कर दिया है वो वही कलर तमाम पैराग्राफ्स पे अप्लाई होगा। तो हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि हम एक जेनेरिक स्टाइल है, फिर उसकी डिफरेंट जो है डिफरेंट उसी टैग के डिफरेंट जो है स्टाइल्स भी डिफ़ाइन करें, ताकि हमें एक ही टैग जो है उसके मल्टीपल स्टाइल्स हों और हमें जो भी स्टाइल चाहिए हम उसे अप्लाई कर लें। तो CSS हमें दो तरह से जो है दो ऑप्शंस देता है कि हम एक ही टैग के लिए मल्टीपल स्टाइल्स डिफ़ाइन कर लें। उसमें से एक IDs डिफ़ाइन करना और सेकंड जो है वो क्लासेस डिफ़ाइन करना। तो बेसिकली वी यूज़ एन ID टू डिस्टिंग्विश समथिंग लाइक अ पैराग्राफ फ्रॉम द अदर्स इन अ डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली जब हम एक ही टैग के लिए मल्टीपल स्टाइल्स डिफ़ाइन करना हो तो हम IDs को यूज़ कर सकते हैं। जब हम ID सिलेक्टर की बात करते हैं तो बेसिकली ये हम ID में जो स्टाइल डिफ़ाइन करते हैं वो एक सिंगल यूनिक एलिमेंट के लिए स्टाइल होता है। इट मीन्स कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ये पैराग्राफ है, इसका ये कॉमन पैराग्राफ्स हैं, लेकिन एक पैराग्राफ उसमें से है जिसे कोई स्पेशल स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं हम,
और हमें पता है कि ये वाला स्टाइल हमने दोबारा कहीं यूज़ नहीं करना, तो हम एक आईडी डिफाइन कर लेते हैं उस पैराग्राफ की, और हम उस स्पेसिफिक पैराग्राफ के लिए उस आईडी को कॉल कर लेते हैं। तो इस तरह से बाकी तमाम पैराग्राफ्स जो हैं वो नॉर्मल स्टाइल के होते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक पैराग्राफ जो है वो उस स्टाइल का होता है जो कि हमने आईडी के अंदर डिफाइन किया है। अगर आप कोई आईडी डिफाइन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप आईडी क्रिएट करें। इसका तरीका ये है हमारे पास कि हम हैश सिंबल और उसके बाद अपनी मर्ज़ी का कोई सिलेक्टर नेम रख लेते हैं या आईडी नेम रख लेते हैं, और उसके बाद हम स्टाइल को डिफाइन कर लेते हैं। अगर हमने वो आईडी को यूज़ करना है तो हम जिस टैग में हम उस आईडी को यूज़ करना चाह रहे हैं हम वो टैग लिखते हैं और उसके बाद आईडी इज इक्वल टू आईडी नेम। तो अब उस टैग में जो है बजाय इसके कि वो कॉमन स्टाइल वो अडॉप्ट करेगा, वो उस आईडी का स्टाइल जो है वो अडॉप्ट करेगा। इसी चीज़ को हम एक एग्जांपल में देखते हैं। आप देखें कि जो इस स्लाइड पे हाईलाइटेड कोड है, इसमें हमने एक इंटरनल स्टाइल डिफाइन किया हुआ है। इंटरनल स्टाइल में आप देखेंगे हमने पैराग्राफ का जो कलर है वो रेड रखा हुआ है पीक टैग का। तो इसमें जो हमने रूल यूज़ किया, आप देखें कि पी सिलेक्टर है और उसकी कलर की प्रॉपर्टी है, हमने उसे रेड वैल्यू असाइन किया। अब इस पी के टैग के बिल्कुल नीचे आप देखिए हैश सिंबल है और हमने एक आईडी P1 के नाम से डिफाइन किया है। तो जो आईडी नेम्स होते हैं वो हमारी मर्जी के होते हैं और हमने इसमें कलर जो है ब्लू सेट कर लिया और इसके बाद स्टाइल को जो है हमने क्लोज कर लिया। अब आप बॉडी के सेक्शन में देखें कि हमने एक पैराग्राफ लिखा, जस्ट पी का टैग यूज़ किया और उसमें हमने पैराग्राफ में मैसेज दे दिया दिस पैराग्राफ डजंट यूज़ आईडी और पैराग्राफ क्लोज कर दिया। अब आप देखें कि ये पैराग्राफ जो है इसका टेक्स्ट कलर रेड होगा क्योंकि हमने जो पी टैग को स्टाइल डिफाइन किया है वो जो है हमारे पास उसका कलर रेड है। अब जो सेकंड पैराग्राफ हमने यूज़ किया है इसी को बॉडी के सेक्शन में, आप देखेंगे उसमें हमने P और उसके बाद ID इज इक्वल टू P1, मतलब हमने P टैग यूज़ किया है लेकिन उसमें जो ID है वो हमने P1 कॉल किया। तो इट मीन्स कि अब जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लू होगा। अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो आप देखेंगे जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका टेक्स्ट कलर रेड है क्योंकि वो एक कॉमन स्टाइल जो हमने डिफाइन किया था P का उसे यूज़ कर रहा है, और जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें हमने ID यूज़ किया था तो उसने बजाय कॉमन बिहेवियर के ID वाला बिहेवियर अडॉप्ट किया। इस तरह से आप देखेंगे हम ID के थ्रू एक ही P का टैग है उसके लिए मल्टीपल स्टाइल्स डिफाइन कर लिए हैं। जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास एक ही टैग के लिए मल्टीपल स्टाइल्स डिफाइन करने की, वो हैं क्लासेस, कि हम एक टैग क्रिएट करते एक टैग के लिए स्टाइल डिफाइन करते हैं फिर उस स्टाइल की डिफरेंट क्लासेस हम डिफाइन कर लेते हैं। अब आपने जिस स्पेसिफिक स्टाइल को यूज़ करना है आप उसे क्लास के एट्रीब्यूट के अंदर आप उस क्लास का नेम लिखें तो वो वही स्टाइल जो है वो अडॉप्ट कर लेगा। अब क्लासेस डिफाइन कैसे होती हैं? बेसिकली हम जब क्लास कोई डिफाइन करते हैं तो किसी टैग के लिए डिफाइन करते हैं तो हम टैग नेम डॉट क्लास नेम ऑप्शनल है आपके पास, और उसके बाद हम उस क्लास के लिए जो स्टाइल डिफाइन करना चाह रहे हैं हमने वो स्टाइल डिफाइन किया, या हम सिंपली डॉट क्लास नेम और उसके बाद हम उसका स्टाइल एट्रीब्यूट्स जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। अब आप देखेंगे जब आप जस्ट डॉट लिखेंगे टैग नेम नहीं लिखेंगे तो आपने जिस टैग के बाद क्लास डिफाइन किया तो ऑटोमेटिकली वो उसी टैग की क्लास बन जाएगी। अब यूज़ करना है अगर आपने किसी क्लास को तो आप टैग और क्लास नेम लिखें तो वो टैग जो है वो उस क्लास वाले स्टाइल को अडॉप्ट कर लेगा। अगर आप एग्जांपल देखें
तो इस स्लाइड पे आप जो हाईलाइटेड कोड है आप देखें, इसमें हमने पैराग्राफ को कलर रेड जो है वो साइन किया हुआ है। इस पी के टैग के बिल्कुल नीचे जो है हमने एक क्लास डिफाइन की है p.p1, यानी टैग नेम के ये p की क्लास है और इस क्लास का नाम है p1। उसमें हमने कलर जो है वो ब्लू साइन कर दिया। फिर उसके बिल्कुल नेक्स्ट लाइन पे हमने एक और क्लास जो है वो डिफाइन की है जस्ट डॉट के साथ, हमने टैग नेम नहीं लिखा। तो अब देखिए आपके इस क्लास से ऊपर जो है वो p का टैग यूज़ हो रहा था, तो इस वजह से ये क्लास जो है वो ऑटोमेटिकली p टैग की क्लास बन जाएगी और इसमें हमने कलर जो है वो येलो असाइन किया है। अब आप देखें कि जब हम बॉडी के सेक्शन के अंदर p का टैग यूज़ करेंगे तो उसका कलर जो है वो रेड होगा। अगर p के टैग के अंदर हमने क्लास p1 यूज़ की हुई है तो वो कलर ब्लू होगा, और अगर p के टैग के अंदर हमने क्लास p2 यूज़ की हुई है तो उसका कलर येलो होगा। अब बॉडी सेक्शन में देखिए हमने 3 पैराग्राफ्स क्रिएट किए हैं। पहला पैराग्राफ जो है सिंपली हमने p के टैग से किया। जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें हमने क्लास p1 और थर्ड पैराग्राफ में हमने क्लास p2 यूज़ किए। अगर आप इस कोड की आउटपुट देखें तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसने वो कॉमन बिहेवियर अडॉप्ट किया है जो कि हमने p के टैग के लिए डिफाइन किया था। सेकंड पैराग्राफ ने p1 क्लास वाला स्टाइल और थर्ड पैराग्राफ ने p2 क्लास वाला स्टाइल अडॉप्ट किया। अगर हम आईडीज़ और क्लासेस को कंपेयर करें तो जब फर्स्ट टाइम आप देखते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि दोनों की वर्किंग बिल्कुल सिमिलर है। आईडीज़ के केस में हम आईडी का वर्ड यूज़ करते हैं और वो स्टाइल यूज़ कर लेते हैं जो कि आईडी के अंदर हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, और क्लासेस के अंदर जो है हम क्लास का वर्ड यूज़ करते हैं और उस स्टाइल को हम कॉल कर लेते हैं। लेकिन जो टेक्निकल डिफरेंस है इसमें कि जब आप कोई आईडी डिफ़ाइन करते हैं तो आप उसे किसी एक टैग के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पैराग्राफ के लिए एक आईडी डिफ़ाइन की थी जो कि कलर चेंज कर रही थी पैराग्राफ का। तो अब आईडी जब हमने यूज़ करना है तो हमने उसे किसी एक दफ़ा ही यूज़ कर सकते हैं किसी पैराग्राफ के लिए। लेकिन जब आप क्लासेस डिफ़ाइन करते हैं तो आप मल्टीपल जो टैग्स हैं आप एक क्लास को मल्टीपल टैग्स के अंदर भी कॉल कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप आईडी को मल्टीपल जगहों पे कॉल करते हैं तो अगर जस्ट आपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू उस आईडी के बिहेवियर को चेंज नहीं किया तो फिज़िकली देखने में हमारे पास कोई फ़र्क नहीं होगा क्लासेस में और आईडीज़ में। लेकिन टेक्निकली जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हर टैग का आईडी या एलिमेंट का आईडी यूनिक होना चाहिए, ताकि जब हम बाद में किसी स्क्रिप्ट के थ्रू उस आईडी को कंट्रोल करें तो हमें यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जब आपने आईडी डिफ़ाइन करना है तो उस आईडी को आपने जस्ट एक दफ़ा किसी भी टैग के अंदर कॉल कर लेना है, लेकिन क्लासेस जो हैं हम मल्टीपल जगहों पे कॉल कर सकते हैं। सो हमारे पास चॉइस है कि हम क्लासेस यूज़ करें या आईडी यूज़ करें। तो जब आप कोई ऐसा स्टाइल डिफ़ाइन कर रहे हैं जिसे आपको लगता है कि आपने मल्टीपल जगहों पे कॉल कर सकते हैं अपने वेबसाइट्स के अंदर, तो हमें क्लासेस यूज़ करनी चाहिए। लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफिक स्टाइल है जो हमें लगता है कि जस्ट हम उसे वन टाइम कहीं पे यूज़ करेंगे तो फिर हमें जो है आईडीज़ के अंदर वो स्टाइल डिफ़ाइन करना चाहिए। लेक्चर के आखिर में हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि स्टाइल शीट्स क्या होती हैं और वो किस तरह से हमें एडवांटेज देती हैं
इसमें हमने देखा कि स्टाइल शीट्स बेसिकली हम एक कॉमन स्टाइल जो है HTML एलिमेंट्स या टैग्स के लिए डिफ़ाइन कर लेते हैं, और जब हम उन टैग्स को यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आती है वो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर के बजाय वो बिहेवियर होता है जो कि हमने स्टाइल्स के अंदर डिफ़ाइन किया है। स्टाइल शीट्स हमें दो मेजर एडवांटेजेस प्रोवाइड करती हैं। एक आ गया रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, और जो सेकंड एडवांटेज होता है वो इजी चेंज मैनेजमेंट। अगर आप एक जगह स्टाइल डिफ़ाइन कर लिया, जहाँ चाहे आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने कोई चेंज करना है तो आपको जस्ट एक जगह पे चेंज करनी है और ऑटोमेटिकली पूरी वेबसाइट पे अप्लाई हो जाएगी। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास CSS कोड लिखने की क्या ऑप्शंस हैं। तो इसमें हमने देखा कि अगर हम जस्ट किसी टैग के लिए हम कोई स्टाइल डिफ़ाइन कर रहे हैं तो हम उस टैग के अंदर स्टाइल का जो एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। अब इस तरह का जो स्टाइल होता है वो जस्ट एक इंस्टेंस के लिए ही एप्लीकेबल होगा। तो इस तरह के स्टाइल को हम इनलाइन स्टाइल कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम एक पेज के लिए स्टाइल डिफ़ाइन करें तो उसे हम एम्बेडेड या इंटरनल स्टाइल कहते हैं। तो हम हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल का एक ब्लॉक डिफ़ाइन कर लेते हैं जिसमें हम डिफरेंट टैग्स के लिए स्टाइल डिफ़ाइन करते हैं, और उस वेब पेज के अंदर जब भी हम उस टैग को यूज़ करेंगे तो वो उसका बिहेवियर वही होगा जो कि हमने स्टाइल के अंदर डिफ़ाइन किया है। तो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास वो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट की, कि हम एक एक्सटर्नल CSS फाइल क्रिएट करें और उसके अंदर तमाम के तमाम स्टाइल्स डिफ़ाइन कर लें, और उस फाइल को हम तमाम वेब पेजेस के अंदर इंक्लूड करवा लें। उसके बाद हमने देखा कि हमें CSS रूल अगर हम डिफ़ाइन करना है तो उसका क्या मेथड होगा। तो इसमें हमने देखा कि दो पोर्शंस होते हैं, एक CSS रूल के सिलेक्टर यानी किस टैग या एलिमेंट के ऊपर हमने स्टाइल अप्लाई करना है, और डिक्लेरेशन कि उसके हम क्या स्टाइल एट्रीब्यूट्स हैं। अब डिक्लेरेशन के अंदर मज़ीद दो सब पार्ट्स होते हैं, एक प्रॉपर्टी और एक वैल्यू, कि हम जिस टैग के लिए स्टाइल डिफ़ाइन कर रहे हैं उसकी किस प्रॉपर्टी को चेंज करना है, और सेकंड जो है उसे क्या वैल्यू असाइन करनी है। तो इस तरह से हम CSS रूल डिफ़ाइन करते हैं। फिर हमने देखा कि जब हम स्टाइल डिफ़ाइन कर लेते हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें एक ही टैग के मल्टीपल स्टाइल्स की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमने IDs एंड क्लासेस देखा। IDs बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब हमने किसी अल्टरनेट स्टाइल को जस्ट एक दफ़ा यूज़ करना हो, और क्लासेस के केस में हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं अल्टरनेट स्टाइल को। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड मज़ीद रीडिंग के लिए जो बुक है बिगनिंग HTML, XHTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, आप चैप्टर नंबर 7 में इस टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल देख सकते हैं। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम CSS प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।